हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे जो बात की थी, एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसको हम आज यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। राइट। लास्ट क्लास में हमने बेसिक सी बात की थी कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स का होता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देन हमने देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है ना। तो वो सारी चीजें हमने देखी थी। एंड लास्ट में देखा था कि रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी केसी में रिलेशन हमने देखा था, उसका डेरिवेशन भी किया था। आई होप आप सबको वो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अभी हम इस केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसको कवर कर लेंगे कम्प्लीटली। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो कर लेंगे। एंड देन हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पे मूव कर जाएंगे। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज वाले सेशन में हम बात करेंगे किसकी, ले चाटेलियर प्रिंसिपल, और गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है उसको भी हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ कि आखिर क्या रिलेशन होता है गिब्स फ्री एनर्जी और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसमें। आई होप आपको लास्ट सेशन जो भी इसका था वो क्लियर होगा। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके एक बार आप उसको देख के आओ। उसी के बाद आपको ये वाला सेशन क्लियर होगा, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। हाँ। तो क्वेश्चंस हम इसके बाद करेंगे। हाँ, जैसे ये चैप्टर टॉपिक कवर होता है उसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि क्या रिलेशन होता है बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी और आप बोलोगे रिएक्शन कोसाइंट, और साथ में हम बोल सकते हैं किसके बीच में, यहाँ पे आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। देखो, जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसको हमने क्लास 11th में सीखा था थर्मोडायनेमिक्स में। एक बार आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दें। थर्मोडायनेमिक्स में जो अपने पास डेल्टा जी था, वो क्या होता था, डेल्टा जी इक्वल होता था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये अपने पास कहाँ पे था, थर्मोडायनेमिक्स में। फिर हमने यहाँ पे तीन केसेस भी सीखे थे कि डेल्टा जी की वैल्यू हो सकती थी 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। ये चीजें, तीनों चीजें हमने देखी थी वहां पर। राइट। तो जब डेल्टा जी 0 होता था उसका मतलब क्या था कि रिएक्शन अपनी इक्विलिब्रियम में होती है। ये हमने आपको लास्ट क्लास में भी आई थिंक बताया है ना। लेस देन 0 तो वो आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाती थी, और ग्रेटर देन 0 तो वो आपकी कैसी हो जाती थी, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता था कि वो रिएक्शन अपने आप होगी, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। ये नॉर्मल सी बातें हमने वहां पे कर रखी थी। अब हमें क्या करना है, इस डेल्टा जी को किसके साथ कवर रिलेट करना है हमें, रिएक्शन कोसेंट दैट मीन्स क्यू, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट मीन्स केसी के साथ हमें इसको रिलेट करना है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, डेल्टा जी इक्वल जो रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये रिलेशन अपने पास होता है। क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे, रिएक्शन कोसेंट है ना। अब आप देखो, यदि हम इक्विलिब्रियम की बात करें, सो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, आपको याद होगा। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी 0, और जो क्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, केसी के। आपको पता है ना। पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी की जगह पे तो 0 इक्वल डेल्टा जी नॉट माइनस, सॉरी माइनस का यहाँ पे प्लस है, आर टी एल एन के सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस आर टी एल एन के सी। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास गिफ्ट फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी और केसी के बीच में। इसको आप लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हो। लॉग में कैसे लिखते हैं हम इसको, देखो एल एन को लॉग में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2.303 आर टी यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ के सी। तो ये यहाँ पे निकल के आ गया अपने पास रिलेशन जो हमें ध्यान रखना है ना। ये वाला रिलेशन भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसी से निकल के ये अपना आया है। राइट। तो सिंपल है। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि रिएक्शंस होगी कि नहीं होगी, कंपेयर करके है ना, डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे देखो आप, एक चीज और आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, डेल्टा जी नॉट इक्वल क्या है, माइनस आर टी एल एन के सी। राइट। यहाँ पे यदि आप चाहोगे तो आप बोल सकते हो, देखो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा एल एन ऑफ के सी इक्वल, हम बोल देंगे ना माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। और एल एन का बेस कितना होता है, ई, तो के सी इक्वल क्या आ जाएगा,
e टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। तो एक एक्सप्रेशन आपके पास ये भी रहेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी नॉट e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल पावर होगी किसकी, डेल्टा जी नॉट माइन अपॉन आर टी की। अब आप देखो, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो। यहाँ पे समझना, दो केसेस हम आपको बताने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ना। पहला केस हो सकता है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आए, लेस देन जीरो। ठीक। अब यदि डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो क्या मतलब नेगेटिव, तो ये जो पावर होगी माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू आएगी माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, ये वैल्यू कैसे आएगी, प्लस में। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के सी की वैल्यू मोर देन वन। ये कब होगी, जब डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो। और ये सेकंड केस इसका जस्ट अपोजिट, हम बोल रहे हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू यदि अपने पास मोर देन जीरो है, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, के सी की वैल्यू आएगी लेस देन वन। और आप बिल्कुल लॉजिकली समझ भी सकते हो, क्योंकि उस केस में फिर ई की पावर जो है डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो हमें भी समझ में भी आना चाहिए आपको ये कि देखो, जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस, मतलब प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा तो वहां से हम इसको ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो केसी की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, तो इसलिए जब डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो केसी आया मोर देन वन। और जब डेल्टा जी की वैल्यू मोर देन जीरो है तो केसी की वैल्यू आएगी लेस देन वन, क्योंकि जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब वहां पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा ज्यादा, तो उसमें केसी की वैल्यू आएगी लेस देन वन। राइट। तो ये समझ आया ना आपको, सिंपल सा था। आप यदि चाहते हो कि ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे निकाला है, इससे डेल्टा एच और डेल्टा एस कैसे निकालेंगे, तो हम आपको वो भी यहाँ पे बता देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक स्लाइड यूज कर लेते हैं, सपोज लास्ट वाली, ए वाली, लास्ट वाली स्लाइड यूज कर लेते हैं आपको बताने के लिए, है ना। अभी इस वाले को नहीं लिखना। तो अपने पास क्या था, ये था डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस आर टी, और अपने पास क्या था, एल एन ऑफ के सी। ठीक, हम क्या बताने वाले हैं कि इससे डेल्टा एच और डेल्टा एस कैसे रिलेट करते हैं हम। ठीक है। डेल्टा जी नॉट इक्वल क्या देखा हमने, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, रूम टेम्परेचर, 180 प्रेशर, है ना, ये सब पुट कर दें यहाँ पे। तो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इक्वल हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के सी। राइट ना। यहाँ से आर टी को इस साइड भेज दो आप, तो क्या आ जाएगा, देखो एल एन ऑफ के सी, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस साइन भी यहाँ पे आ गया, तो आर टी कहेगा अपॉन में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। तो देखो टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा आपका, ये क्या बचा, एल एन ऑफ के सी हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटू टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। इसी को आप लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना, यदि लॉग में बदलोगे तो लॉग ऑफ के सी, हमने क्या बताया था कि 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे इधर, तो वो इधर आएगा तो क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन, आप कितना आ जाएगा, 2.303 आर टी, क्योंकि लॉग में बदल दिया हमने, है ना। ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। अब देखो आपको वो क्वेश्चंस कैसे देंगे, यदि हम यहाँ पे देखो, इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, लॉग के सी इक्वल माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, और हमने अलग से लिख लिया 1/t प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। क्यों, देखो हम क्या करने वाले हैं, आप समझना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। यदि हम इसका प्लॉट करें किस किस के बीच में, लॉग ऑफ सी, सॉरी के सी, और यहाँ पे 1/t, यहाँ पे 1/t क्या है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। तो देखो, तो हम कैसे करेंगे, आप इसको कंपेयर कर दो नॉर्मल किससे, लीनियर, राइट, लाइन से, लाइन के इक्वेशन से। तो क्या आएगा, देखो बाई इक्वल, इसको बोल सकते हो आप एम एक्स प्लस सी। तो देखो स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, स्लोप कैसी है, नेगेटिव, तो आपका प्लॉट कैसा आएगा, ये इस तरीके से प्लॉट आ जाएगा। देखो आप, नेगेटिव स्लोप है ना, तो प्लॉट आपका ऐसा आएगा। ठीक। इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, जिसको आप बोलते हो एम, वो आपके पास है माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। और इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, ये आपका है डेल्टा एच नॉट अपॉन आर।
ठीक, तो ये अब वो क्वेश्चन कैसे देंगे आपको एग्जाम में, वो आपको ये प्लॉट दे देंगे, इसकी स्लोप भी दे देंगे आपको क्वेश्चन में, और पूछेंगे कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है। तो आपको पता है स्लोप किसके इक्वल है, डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। निकाल दोगे आप वहां से, है ना, मल्टीप्लाई करके, सिंपल सा। और इंटरसेप्ट दे देंगे, आपसे पूछेंगे डेल्टा एस क्या है, तो आप इंटरसेप्ट से डेल्टा एस निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना सिंपल। देखो अभी हमने ये लॉग वर्सेस 1/t किया, तो स्लोप में 2.303 आया है। यदि वो आपको एल एन के सी वर्सेस 1/t देते हैं, तो फिर वहां पर स्लोप होगी डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। ठीक है, यदि इस वाले इक्वेशन को वो प्लॉट करें तो स्लोप क्या होगी, यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसमें आपकी स्लोप हो जाएगी फिर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। 2.303 नहीं रहेगा वहां पर, राइट। तो वो आपको थोड़ा सा सिंसियर वहां पर ध्यान से देखना है कि उन्होंने किस किस के बीच में प्लॉट किया हुआ है। सिंपल था ये तो। आगे चलते हैं, यहाँ पे अभी हम बात करने वाले थे, देखो तो ये तो हमने रिलेशन यहाँ पे देख लिए। अब हम बात करेंगे कि लेचरली प्रिंसिपल होता क्या है, और इसकी हेल्प से हम कैसे बताते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेचरली प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो समझते हैं, देखो तो क्या होता है लेचरली प्रिंसिपल। पहले तो आपको ये स्टेटमेंट इसका ध्यान रखना है, क्या कहता है ये हमसे, कि इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम is subjected to a change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system, है ना। सो देखो उन्होंने क्या कहा, देखो कोई भी फैक्टर्स है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिफाइन करता है, जिस पे इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है, उनमें से यदि हमने किसी एक फैक्टर में चेंज किया, क्योंकि हमने उसमें चेंज किया, तो उससे क्या हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वो कहते हैं कि देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन, राइट, सो एज टू रिड्यूस और टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज। देखो ये सिंपल सा तरीका है, जैसे समझना आप कि इक्विलिब्रियम एक पोजीशन होती है, ठीक। अब वो अपनी रिएक्शन पहले से उस पोजीशन में थी, इक्विलिब्रियम में थी। जैसे आपको एक एग्जांपल से बताते हैं, ठीक है, कि सपोज अपने पास एक रिएक्शन थी, ये कहाँ पे है, अभी अभी ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा और क्या ऐड कर दिया, रिएक्टेंट को थोड़ा सा और ऐड कर दिया, ए और बी की अमाउंट और ऐड कर दी, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ आना चाहती हैं, इक्विलिब्रियम पर, राइट। तो जैसे ही हमने इसमें रिएक्टेंट को ऐड कर दिया, अब रिएक्टेंट ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, वापस से कहाँ आना चाहता है, इक्विलिब्रियम पे, कैसे आएगा। तो वो क्या करेगा कि जितना हमने रिएक्टेंट ऐड किया था उतना ही वो फिर से प्रोडक्ट बना देगा, ताकि वापस से क्या आ जाए, वो उसी पोजीशन पे आ जाए। तो उनका कहने का मतलब था कि जब भी हमने किसी सिस्टम में किसी ऐसे फैक्टर को चेंज किया जिस पर इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है, तो इक्विलिब्रियम अपना उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, वो रिएक्शन अपनी उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहां पर जो हमने चेंज किया है उसका इफेक्ट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, या इफेक्ट उसका समाप्त हो जाए, है ना। तो उस डायरेक्शन में चलिए, जैसे हमने यहाँ पे बोला रिएक्टेंट, ठीक। अब यदि हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज किया, है ना, यदि हमने इसमें क्या किया, मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एडेड, यदि हमने रिएक्टेंट को ऐड किया, तो उससे क्या होगा, अपनी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन विल शिफ्टेड इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो चाहती है कि वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रिएक्टेंट को ऐड किया, तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा वापस से, उतना प्रोडक्ट बन जाएगा, तो जिससे हमने यहाँ पर केसी डिफाइन किया था, कैसे होता है, सी कंसंट्रेशन डी का प्रोडक्ट का अपॉन में रिएक्टेंट का। तो हमने क्या किया, पहले इसकी वैल्यू कुछ फिक्स थी, है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ए और बी को और ऐड कर दिया, तो केसी की वैल्यू कम हो गई, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो वापस से केसी उसी वैल्यू को अचीव करना चाहेगा, वो कब आएगा, जब वो सी और डी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि जितना हमने रिएक्टेंट को ऐड किया है वो उतना ही क्या बना दे, फिर प्रोडक्ट बना दे। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब, हमेशा जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, और जब भी हमने उसमें कोई चेंज किया
वो जाना चाहेगी कहाँ पे, कि जहाँ उसका जो हमने चेंज किया है उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए, उस डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो जाएगी। रिएक्टेंट को ऐड किया तो फॉरवर्ड में चली जाएगी। प्रोडक्ट ऐड करते यदि हम इसकी जगह पर, तो बैकवर्ड आ जाती, वो रिएक्टेंट बना देती उतना ही, ताकि फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए। राइट। तो किसी भी सिस्टम में जब हम इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करने वाले किसी भी फैक्टर को चेंज करेंगे, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाएगी जहां पर उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए, जो हमने चेंज किया उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए, ताकि वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। बात समझ आई? ये तो था लेचेटिली प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। मतलब ये क्या बताता है कि कौन सा फैक्टर चेंज करने पे रिएक्शन आपकी किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, उसको ये आपको बताता है। ठीक। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, उनकी हम बात करेंगे, है ना, डिटेल में, वन बाय वन इसको समझेंगे कि इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। साथ में कुछ एक्सपेरिमेंटल इसके इलिस्ट्रेशन भी हम समझते चलेंगे कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटली इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम आपके कौन कौन हो सकते हैं, देखो। टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर का हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कंसंट्रेशन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पहला फैक्टर जो लेते हैं वो है कंसंट्रेशन। के लेने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी का भी, ठीक है। वैसे आप बोल सकते हो नॉट ओनली कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या बोलोगे आप? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि हम इसको चेंज करेंगे कंसंट्रेशन को, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक। अगेन आपको वही सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं। जैसे अपने पास है A+B से हमने बना दिया C+D। अभी रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक। तो इसके लिए आप कैसे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन में आएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। सिंपल था। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा समझना, हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। क्या किया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, हमने अभी बताया था फॉरवर्ड में जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चाहेगी कि वापस से क्या हो जाए, C और D उतना बन जाए ताकि इक्विलिब्रियम फिर से आ जाए। क्योंकि हमने A और B को बढ़ा दिया तो Kc की वैल्यू कम आ जाएगी। तो वापस से Kc को वहीं तक लाने के लिए वो क्या करेगी, रिएक्शन C और D को इंक्रीज करेगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, है ना, कि रिएक्शन शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स मोर प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड आप बोल सकते हो, यदि हम इसी में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, तब क्या होता। अब प्रोडक्ट इंक्रीज किया मतलब केसी की वैल्यू ज्यादा हो गई। केसी ज्यादा होगी तो वापस से वो कहाँ आना चाहता है, इक्विलिब्रियम पर। तो अब वो क्या करेगी रिएक्शन, कि केसी की वैल्यू को कम करेंगे। कैसे? रिएक्टेंट बना देगी वो उतना। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट बनेगा, और डेट मीन्स रिएक्शन कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन में यदि हमने रिएक्टेंट को ऐड किया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो फॉरवर्ड जाएगी। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऐड करेंगे तो वो बैकवर्ड जाएगी। सिंपल है। अपोजिट भी हो सकता है, जिससे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की जगह हम कम कर दें, डिक्रीज कर दें। डिक्रीज करोगे तो फिर रिएक्शन कहाँ आएगी, आपकी वापस से बैकवर्ड, क्योंकि वो बढ़ाना चाहेगी ताकि फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए, है ना। तो वो प्रोडक्ट को कम करेगी, रिएक्टेंट को बढ़ाएगी। समझ आई ना बात? तो ये वाइस वर्सा होता है कि रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड, रिएक्टेंट को डिक्रीज करोगे तो बैकवर्ड। प्रोडक्ट इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड, प्रोडक्ट को डिक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड। इस तरीके से आपका ये होता है। अच्छा, इसका एक इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, है ना। यदि हम आपके लैब में जाओगे तो लैब में आप कैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाती है या बैकवर्ड जाती है। तो इसका एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन देखो, Fe+3 अपने पास है, सॉल्यूशन है। ठीक, हमने इसमें ऐड किया HCN-, ये भी एक सॉल्यूशन है। अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, क्या बनेगा ये, FeHCN बनेगा आपके पास। ठीक है, परफेक्टली फाइन। ये अपने पास कुछ है, आप इसको ऐसे ले सकते हो 2+। ठीक। अब आप यहाँ पे एक चीज समझना। अब देखो, स्टार्टिंग में जब अपने पास ये Fe+3 का सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, पेल येलो कलर का। HCN का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, कलरलेस।
ठीक। और जो ए होता है, ये होता है रेडिश ब्राउन। ठीक। तो जैसे ही हमने क्या किया, Fe+3 का सॉल्यूशन था और HCN- का सॉल्यूशन दोनों को मिला के रखा, तो स्टार्टिंग में क्या बनेगा, ये रेडिश ब्राउन कलर बनता जाएगा, डार्क होता जाएगा धीरे धीरे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो एक फिर से कांस्टेंट हो गया, मतलब एक कलर आ गया रेडिश ब्राउन, बस फिक्स हो गया, अब वो कलर चेंज नहीं होगा, ना ही वो डार्क होगा। लेकिन जैसे ही हम उसमें क्या डालेंगे, FeCl3 को ऐड करो। देखो ये जो सॉल्यूशन होगा Fe+3 आयन वाला, वो FeCl3 का है ना। तो हमने यदि FeCl3 के सॉल्यूशन को और ऐड किया, दैट मीन्स हमने क्या किया यहाँ पे, कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, किसका, Fe+3 है ना। यदि हमने Fe+3 के कंसंट्रेशन को क्या किया, इंक्रीज किया, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो रेडिश ब्राउन कलर है वो फिर से डार्क होने लगेगा। वो कैसा हो जाएगा, डार्क। दैट मीन्स रिएक्शन कहाँ गई आपकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही हमने क्या किया, FeCl3 के सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन में जो बना रखा था अपने पास, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का था, उसमें ऐड किया, तो उससे क्या हुआ, जो कलर था अब वो और भी डार्क हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन में फिर से FeHCN को बना दिया, तभी तो कलर और डार्क आ गया, राइट। तो दैट मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। अच्छा, इसी में यदि हम मान के चलें कि यदि हमने FeCl3 को नहीं किया, सपोज हमने FeCl3 की जगह पे HCN को ऐड किया होता, HCN- कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते, तब क्या होता, तब भी सेम हुआ। जब हमने उसमें HCN- को ऐड किया, तब भी हमें देखने को क्या मिला कि जो रेडिश ब्राउन कलर था वो और डार्क हो गया। दैट मीन्स फिर से प्रोडक्ट बना। तो जैसे ही इन दो रिएक्टेंट में से किसी एक का भी आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, रिएक्शन फॉरवर्ड गई, राइट। अच्छा, फिर उन्होंने अपोजिट करके भी देखा, उन्होंने क्या करके देखा, उन्होंने इसमें, एक तो पहला केस हो गया पहला वाला ये, दूसरा केस, जब उन्होंने FeHCN2+ इसको ऐड किया, इसका सॉल्यूशन बना बनाया जो पहले से रखा था उसको हमने और इसमें ऐड किया, तो उन्हें क्या देखने को मिला कि जो रेडिश ब्राउन कलर था वो अभी, उसका जो पहले डार्क था ना, वो अभी क्या किस में कन्वर्ट होने लगा, थोड़ा सा आप बोलोगे कि डार्क से वो कम हुआ। दैट मीन्स कलर में थोड़ा सा भद्दापन आया, आप ऐसे बोल सकते हो कि पहले वो डार्क था, अभी वो हल्का होने लगा, हल्का कलर आने लगा। दैट मीन्स जो FeHCN जब हमने ऐड किया तो जो पहले से था वो बदलना चालू हो गया, किसमें, Fe+3 में। दैट मीन्स रिएक्शन कहाँ गई, बैकवर्ड। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाती है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे आप तो बैकवर्ड में रिएक्शन जाती है। समझ आए ना। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो लैब में, सिंपल सा है। ठीक। तो हमें क्या याद रखना है कि चेंज इन कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि जब आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन, जब हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो रिएक्शन अपनी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, ताकि वो इक्विलिब्रियम फिर से आ जाए। तो ये तो था इसका चेंज इन कंसंट्रेशन। इसका एक और एग्जांपल देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि जो चॉकलेट नहीं खानी चाहिए ज्यादा, है ना, क्योंकि उससे दांत खराब हो जाते हैं। ये आपने देखा क्यों ऐसा होता है, जैसे स्वीट सब्सटेंस कॉज टूथ टिके। आपने जो, जरूरी नहीं कि ओनली चॉकलेट, कोई भी स्वीट सब्सटेंस जिसमें जो आपका मीठे वाले सब्सटेंस होते हैं जिसमें शुगर होती है, उनको यदि आप ज्यादा लोगे तो आपका जो क्या होगा, उससे जो टूथ होगी वो, अपने जो दांत होंगे वो धीरे धीरे उसमें टूथ डिके, मतलब वो आपका जो एनेमल होता है वो आपका डिके हो जाएगा धीरे धीरे। एनेमल होता है जो दांतों में एनेमल पाया जाता है, उसमें एक आपका इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है। कौन सा सब्सटेंस होता है इसमें, देखो इसमें जो एनेमल होता है, समझना इस बात को, बहुत ही अच्छी चीज है। एनिमल में एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, वो उसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक। इसका फॉर्मूला यदि आप देखो तो ये कुछ ऐसा होता है, देखो, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और यहाँ पे फिर होता है अपने पास OH-। ए, ठीक। हाइड्रोक्सी एपेटाइट अपने पास है, क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या समझना है हमें, कि जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट अपने पास है, किसमें होता है, एनिमल में पाया जाता है, कैसा होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। अब जैसे ही हमने क्या लिए,
कोई भी स्वीट सब्सटेंस हमने खाया, ठीक, तो वो अपने दांतों में जाके चिपक गया, ठीक है, उसमें रह गया वो। अब उससे होता क्या है, अब स्वीट है ना, तो उसमें दांत के साथ वो क्या होगा, शुगर मॉलिक्यूल जो होंगे वो रिएक्शन करके वहां पे एसिडिक मीडियम जनरेट करेंगे, है ना, मतलब H+ आएगा। अब इसको देखो, पहले रिएक्शन देखते हैं इसके हम। CA5 अपने पास है, PO4 का होल थ्राइस है, एंड OH- है। तो ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, कि जो अपने आयनिक फॉर्म में इसका होगा उसके साथ, जैसे 5 कैल्शियम 2+ आप बोल सकते हो, है ना, प्लस में PO4 3- बोल सकते हो, और OH-। ठीक, इसके साथ एक इसमें रहेगा आपका, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है। अब जैसे ही हमने क्या किया, स्वीट सब्सटेंस को खाया, ठीक, हमने कहा वो दांतों में जाके लग गया वहां पे, और उससे वो क्या होगा, उसमें वो जैसे रिएक्शंस होगी तो वो एसिडिक मीडियम जनरेट करेगा, मतलब H+ बनाएगा। अब जैसे ही H+ बनाएगा अपने दांतों के अंदर, मुंह के अंदर, जैसे ही H+ आया, वो क्या करेगा, इसके OH- से रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। तो उससे हुआ क्या, इसके पास जो पहले से OH- थे उसका कंसंट्रेशन कम हो गया। बात समझ ना। तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे हो गया, तो OH- क्या हो गया यहाँ पे, OH- यहाँ पे आपके कंज्यूम हो गए। ठीक, तो इससे क्या हो गया, जो OH- का कंसंट्रेशन था पहले से, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब किसका, OH- कहाँ पे थे, प्रोडक्ट की तरफ, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो रिएक्शन होगी वो अकॉर्डिंग टू लेचरली प्रिंसिपल कहाँ पे शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड में, क्योंकि वो वापस से क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि फिर से कंसंट्रेशन OH का बराबर आ जाए ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। तो रिएक्शन शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट, समझना। तो दांतों में था अपने पास है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि एनेमल में पाया जाता है। कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक, इक्विलिब्रियम में रहता है। अब जैसे ही हमने कोई स्वीट सब्सटेंस खाया, दांतों के साथ उसकी रिएक्शन हुई, उसने एसिडिक मीडियम जनरेट किया। जैसे ही वो एसिडिक मीडियम आया H+, ठीक है, उसने इसका OH निकाल दिया। OH निकाल के उसने बॉटल बना के OH को कंज्यूम कर लिया। OH जब कंज्यूम हो गया, तो इसमें क्या होगा, OH का कंसंट्रेशन कम हो गया। OH का कंसंट्रेशन कम हो गया मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो फिर ये क्या करेगा, जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होगा एनिमल में, वो फिर से डिकम्पोज होगा, किसमें, OH- बनाएगा, ताकि फिर से क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से क्या होता है, टूथ डिके होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। हम लोग यदि स्वीट सब्सटेंस खाएंगे तो फिर से अपना क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है वो डिकम्पोज होगा, और अपने, इसी से क्या होता है, एनिमल में पाया जाता है, इसी से अपने दांत हैं ये, तो धीरे धीरे करके ये क्या हो जाएंगे, डिके होते जाएगी, और अपने ये दांत होते पतले पतले होते जाएंगे, घिस घिस के जैसे होते ना, धीरे धीरे पतला होते जाता है, क्योंकि उसमें से हाइड्रोक्सी एपेटाइट धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से होता है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देता है। कौन, ये स्वीट सब्सटेंस, जैसे हम खाएंगे एसिडिक मीडियम आएगा, OH- कंज्यूम हो जाएंगे, OH कम हो गए तो फिर से वो डिकम्पोज होगा, कौन, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो इस तरीके से वहां पे ये टूथ डिके होती है, यदि हम ज्यादा यूज करते हैं किसको, शुगर सब्सटेंसेस को, है ना, जो स्वीट होते हैं उनको ज्यादा खाओगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो खा सकते हैं लिमिट में, बट, है ना। तो आगे चलते हैं, ये तो था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना। अब बात आती है दूसरे वाले फैक्टर की। तो दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं आपके लिए, यहाँ पे टेम्परेचर का। ठीक, ठीक, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो इसको समझना आप। तो काफी सारे एग्जाम्पल हैं इस तरीके से, हमने ओनली 2 ले लिए आपके लिए। इसको भी समझते हैं स्पीड में, ठीक है। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इस तरीके से देखो, जब हमने, इसमें दो चीज आप ध्यान रखना, एक होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक, और एक होती है आपकी एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक में क्या होता है, ΔH-, दैट मीन्स एनर्जी रिलीज होती है। तो जो रिएक्शन एनर्जी रिलीज करते हैं वो एक्जोथर्मिक। अब देखो, जब हम उसको टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर हम किस फॉर्म में देंगे, एनर्जी के फॉर्म में। अब वो तो ऑलरेडी एनर्जी निकाल रही है, उसको एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, उस रिएक्शन को, कौन सी, एक्जोथर्मिक वाली को। तो इस केस में यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी आपकी, रिएक्शन शिफ्टेड इन दी
बैकवर्ड, क्योंकि वो उसके इफेक्ट को क्या करेगी, नेग्लिजिबल करना चाहेगी, कैंसल आउट करना चाहेगी, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक। तो एक्जोथर्मिक के केस में यदि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया उस रिएक्शन का, तो वो बैकवर्ड चली जाएगी, प्रोडक्ट नहीं बनाएगी ज्यादा। उल्टा जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगेगा। और दूसरा जो था अपने पास वो होता है एंडोथर्मिक। कौन सा होता है वो होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें डेल्टा एच होता है पॉजिटिव। दैट मीन्स इस रिएक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ये एनर्जी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो इस केस में जब आप देखोगे ना, इस केस में यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन अपनी फॉरवर्ड में जाएगी। रिएक्शन शिफ्टेड इन दी, कब तक होती रहेगी ये फॉरवर्ड, जब तक उसमें इक्विलिब्रियम फिर से ना आ जाए। बात समझ आई ना आपको। तो जब आपकी एक्जोथर्मिक होगी तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। ठीक है। और जब आपकी एंडोथर्मिक होगी तो उस केस में वो आपकी फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन। ठीक। अच्छा, ये हो गया सिंपल सी बात। जैसे आपको एक एग्जांपल दें, जैसे यहाँ पे एंडोथर्मिक का एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे अपने पास है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सॉलिड होता है। जैसे आप इसको वाटर में डिजोल्व करना चाहोगे तो ये डिजोल्व होगा। लेकिन ये डिजोल्व कैसे होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। डेल्टा एच इसमें क्या होता है, पॉजिटिव। दैट मीन्स एंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये और डिजोल्व हो जाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो जाएगी। इसके अपोजिट यदि आप देखो, है ना, इसके अपोजिट जैसे आपको एक्जोथर्मिक का एग्जाम्पल दें तो ये रहा N2 + 3H2, और इससे क्या बनती है आपकी, NH3 बनता है। ठीक है, 2NH3। तो इसमें डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। एनर्जी ऑलरेडी रिलीज करते हैं। तो इसमें टेम्परेचर यदि आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी आपकी। ठीक। इस केस में यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो अमोनिया बनने की जगह क्या होगी, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूटने लगेगी। ठीक है। इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन जाएगी कहाँ पे, बैकवर्ड। ठीक। अच्छा, यहाँ पे वैसे हम इक्विलिब्रियम का साइन लगाना भूल गए, इक्विलिब्रियम ही है आपके, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। इसमें आप देखोगे तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी और अच्छी हो जाएगी और डिजोल्व हो जाएगा ये। रीजन क्या है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। अच्छा, इसमें एक जो मैथ, जिस ये तो हो गया अपना कॉन्सेप्चुअली वाला पार्ट। मैथमेटिकली कौन सा यहाँ पे एक इक्वेशन आता है जो बताता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर का। तो यहाँ पे होता है, उसका नाम है बॉन्टॉफ इक्वेशन। बॉन्टॉफ इक्वेशन आपको क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या होता है ये आपका, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ये होता है आपका, इसको एल एन के फॉर्म में लिख लेते हैं हम। ln K2/K1 इक्वल में हो जाएगा माइनस ΔH0/R 1/T2 - 1/T1। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे K1 K2 क्या है, ये आपके रेट कांस्टेंट होते हैं T1 T2 टेम्परेचर पर रिस्पेक्टिवली, T1 पर K1 और T2 पर K2। ठीक। तो डिपेंड करता है रिएक्शन। डेल्टा एच क्या है, डिसोसिएशन एंथैल्पी, है ना। तो ये मैथमेटिकली बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली हम इस इक्वेशन से रिलेट करते हैं, अलग से याद रखना, पेपर में आपका आ सकता है डायरेक्टली। इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, पूछे जाते हैं, राइट। तो क्या बताता है ये आपको कि टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्शन आपकी किस डायरेक्शन में जाएगी, है ना, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। अगेन याद रखना, डिपेंड करता है नेचर पर, कि यदि एक्सोथर्मिक हुई तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाएगी, और एंडोथर्मिक हुई तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो फॉरवर्ड आपकी जाती है। सिंपल एग्जाम्पल्स भी देखे हमने। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक। तो यहाँ पे अगला फैक्टर हम लेने वाले हैं, चेंज इन वॉल्यूम। यदि हम रिएक्शन में उसका वॉल्यूम चेंज करेंगे तो कहाँ जाएगा। ठीक। तो आपको यहाँ पे सिंपल समझना है। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देने वाले हैं इस तरीके से। ये अपने पास एक कंटेनर है। ठीक। और फिर हमने क्या किया, ठीक है, ठीक है, ऐसे ले लेना आप इसको।
इसको एक छोटा बना लेते हैं ताकि आपको ये समझ आए। अच्छा, वॉल्यूम वैसे चेंज होगा कैसे, तो आपको पता होना चाहिए प्रेशर अप्लाई करने से, ठीक है। बराबर का बना देते हैं, फिर आपको बता देते हैं, देखो समझना। अब इसमें सपोज हमने यहाँ तक का तो अपना सॉल्यूशन फिल किया, ठीक। सॉल्यूशन फिल किया, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ तक तो आप समझना, इसका टोटल वॉल्यूम कितना था यहाँ तक, ठीक। और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हमने ले लिए गैस के थे, ठीक। ये जो ब्लैक कलर से हमने बनाया, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पे अभी आप वॉल्यूम देखो तो कितना हो गया, ए, ठीक। दोनों में यदि आप कंपेयर करो तो वॉल्यूम जो भी है वो ज्यादा है किससे, V1 से, ठीक। हमने क्या किया, ठीक, वॉल्यूम को कम किया। तो जैसे ही हमने वॉल्यूम को कम किया, आप देखो, यदि हम कंपेयर करें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं और जो टोटल वॉल्यूम है, पहले वाले केस में वो वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन दूसरे वाले में हमने क्या किया, वॉल्यूम को कम किया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो उतने के उतने ही हैं। तो अभी हम वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे यदि, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा। बात समझना, यदि हमने वॉल्यूम जो पहले था ज्यादा था, नंबर ऑफ मोल्स वहां पे कम थे, अब वॉल्यूम को हमने कम किया, वॉल्यूम कम कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो ज्यों के त्यों है, जैसे पहले थे उतने ही अभी है। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी उस वॉल्यूम के कंपेयर में क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि यदि हमने वॉल्यूम डिक्रीज किया, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, देन, राइट, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट वॉल्यूम आप बोल सकते हो, राइट। बात समझना, नंबर ऑफ मोल्स जितने पहले थे उतने ही अभी भी हैं, लेकिन जो पहले वॉल्यूम था वो ज्यादा था, हमने वॉल्यूम कम कर दिया, तो अभी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही थे लेकिन वॉल्यूम अभी कम हो गया, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर टू उस वॉल्यूम की तुलना में अभी मोल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो वॉल्यूम कम करने पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, रिएक्शन शिफ्टेड इन द डायरेक्शन वेयर वी हैव। अब देखो, वॉल्यूम कम करने वाला केस लिया हमने, अब वॉल्यूम इंक्रीज वाला भी ले सकते हो। तो वॉल्यूम कम करने से नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो गए, तो रिएक्शन शिफ्टेड इन द डायरेक्शन वेयर वी हैव अ लेस नंबर ऑफ मोल्स। समझते हैं एक एग्जांपल से। तो अभी हमने एक इस वाला एग्जांपल लिया जब वॉल्यूम को हमने कम किया, ठीक। ये कौन सा था, आपका केस नंबर 1 था, जब वॉल्यूम हमने कम किया। वॉल्यूम आप ज्यादा करोगे तो फिर मोल्स कम हो जाएंगे और फिर रिएक्शन वहां जाएगी जहां पे मोल्स ज्यादा होंगे। तो जैसे आपको एग्जांपल ये देते थे हम, ए, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कितने टोटल मोल्स हैं, 1 मोल नाइट्रोजन का, 3 मोल्स हाइड्रोजन का, टोटल अपने पास है 4 मोल। और यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स, ठीक। अब इस केस में यदि हम बोलें, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यदि हमने वॉल्यूम को डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज करने पे हमने क्या कहा, रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, है ना। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी इसमें, यदि वॉल्यूम हमने डिक्रीज किया तो मोल्स कहाँ पे कम है, देखो यहाँ पे कम है, इस तरफ कम है, तो रिएक्शन ऐसी साइड चली जाएगी, मतलब बैकवर्ड जाएगी, राइट। इसका अपोजिट केस ले लेते, यदि हम बोलते कि यदि हम वॉल्यूम, इस केस में यदि हम सेकंड वाला बोलते कि हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें, यदि वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे, ओ सॉरी, यहाँ पे आपको फॉरवर्ड लिखना था, हाँ, अपोजिट लिख लिया हम लोगों ने। वॉल्यूम कम करने पर रिएक्शन कहाँ जाती है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स कम कहाँ पे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ, तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, दैट मीन्स वो आपका था फॉरवर्ड, है ना। दूसरा केस जो हम देंगे, यदि वॉल्यूम आपने ज्यादा किया, वॉल्यूम ज्यादा किया तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, तो रिएक्शन उधर जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, तो ज्यादा कहाँ पे थे, रिएक्टेंट की तरफ,
तो इसमें रिएक्शन चली जाएगी आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन। बात समझ आए ना। तो इस केस में जब वॉल्यूम का हम इफेक्ट देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे, हम यहाँ पे रिएक्शन में देख लेंगे कि कितने मोल्स हैं। तो जब वॉल्यूम ज्यादा करेंगे तो जहाँ पे मोल्स ज्यादा होंगे उधर चली जाएगी रिएक्शन, और जब वॉल्यूम कम करेंगे तो जहाँ पे मोल्स कम होंगे उस तरफ रिएक्शन आपकी शिफ्ट हो जाएगी। समझ आया ना ये इफेक्ट। सिमिलरली आप देखो प्रेशर का बता सकते हो सेम तरीके से। अब हम अगले वाले लेने वाले हैं क्या, चेंज इन प्रेशर। अब इस केस में आप एक चीज ध्यान रखना कि ये जब आपके लिए किस में आएगा ये, जब अपने पास रिएक्शंस किस में होगी, गैसेस। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में हम प्रेशर की बात नहीं करते हैं, ये गैसेस रिएक्शंस में आपका इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगेन सेम। अब यदि आप उसी तरीके से देखो, यदि हमने यहाँ पे लिया सबसे पहले कि प्रेशर को हमने किया इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। और वॉल्यूम कम हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज हो गए। तो फिर क्या होगा, हम बोलेंगे कि रिएक्शन शिफ्टेड। रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। वेयर वी हैव लेस नंबर ऑफ मोल्स। बात समझ आई ना आपको। प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स विथ रिस्पेक्ट टू उस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम। एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर से हम आपको वही रिएक्शन ले लेते हैं। आप कोई सी भी रिएक्शन में निकाल सकते हो, ठीक है। यदि हम यहाँ पे देखें तो देखो N2 के कितने हैं, 1 और 3। तो यहाँ पे टोटल मोल कितने हैं अपने पास रिएक्टेंट में, 4 मोल। और यहाँ पे मोल कितने हैं, 2। तो इस रिएक्शन में यदि हम क्या करेंगे, इसमें यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो किस तरफ में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कम कहाँ पे, देखो प्रोडक्ट की तरफ है। तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन शिफ्टेड इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगी। बात समझ आई ना। ताकि उसमें फिर से क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए। तो जैसे ही हमने प्रेशर को चेंज किया, इसमें प्रेशर को इंक्रीज किया तो रिएक्शन चली जाएगी फॉरवर्ड। प्रेशर कम करोगे तो बैकवर्ड चली जाएगी, तो जो आपका वाइस वर्सा होता है। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, और पर यूनिट वॉल्यूम हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो जाएंगे, तो रिएक्शन अपनी उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन जाएगी कहाँ, जहाँ पे मोल्स कम होंगे। प्रेशर कम करने से रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, राइट। अच्छा, कुछ यदि आपके पास ऐसा रिएक्शन का एग्जाम्पल आ जाए जहाँ पे मोल्स सेम हो। याद रखना हम गैस वाले मोल्स ही काउंट करते हैं, हाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, 2HI। यदि इसमें आप देखो तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं, देखो 2 मोल। यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। दोनों साइड यदि सेम मोल्स आ जाएं तो आप बोलोगे यहाँ पे नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। जब मोल्स सेम हो जाएंगे तो उसमें प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। यदि मोल्स अलग अलग हैं तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ से, जैसे प्रेशर ज्यादा करोगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहाँ पे मोल्स कम है, और यदि प्रेशर कम करोगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहाँ पे मोल्स ज्यादा हैं, ठीक। समझ आई ना बात। और दोनों साइड यदि मोल्स सेम है तो रिएक्शन में उस इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपल थी। आगे चलते हैं, लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। किसकी बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। देखो कैटालिस्ट का काम क्या होता है, कैटालिस्ट का काम होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देना या फिर डिक्रीज कर देना। दैट मीन्स या तो रिएक्शन को ये फास्ट करता है या फिर स्लो करता है। तो कैटालिस्ट से इक्विलिब्रियम पे क्या है, कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। सो आप यहाँ पे नोट कर लेना कि नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। राइट।
इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट, बस होगा क्या, देखो, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है, स्लो करता है। कैटलिस्ट का काम क्या है? मेक फास्टर और स्लोअर दी केमिकल रिएक्शन। ठीक है। कैटलिस्ट का काम होता है कि या तो वो रिएक्शन को फास्ट कर देगा या फिर स्लो कर देगा। तो उससे होगा क्या कि जो रिएक्शन पहले स्लो हो गई थी, तो उसमें इक्विलिब्रियम थोड़े टाइम से आ रहा था। अब उसमें यदि हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो वो रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो और जल्दी आ जाएगा। बस इतना सा इफेक्ट होता है। बात समझे ना? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वो की वही रहेगी, जो पहले थी वही रहेगी। बस पहले वो पोजीशन थोड़े टाइम से आ गई थी। कैटलिस्ट यदि होता है रिएक्शन में तो वो और जल्दी आ जाती है। तो याद रखना, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैटलिस्ट के ऐड करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है। बस क्या होता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। पोजीशन वही रहेगी, बस जल्दी आ जाएगा क्योंकि कैटलिस्ट उस रिएक्शन को फास्ट कर देगा। ठीक। बात समझ आई ना? तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को वो या फास्ट कर सकता है या फिर वो स्लो कर सकता है, राइट। तो ये होता है सिंपल सा। तो याद रखना, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। कैटलिस्ट क्या कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होगा। जैसे कॉन्टेक्ट प्रोसेस में अपने पास होता था कौन सा, जिसे हम लेते थे उसमें बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, राइट। जैसे आपको पता होगा NH3 फॉर्मेशन, अमोनियम फॉर्मेशन में हम वहाँ पे यूज करते थे प्लेटिनम। तो ये कुछ आयरन मॉलिब्डेनम हम वहाँ पे यूज करते थे। तो ये कुछ यहाँ पे कैटलिस्ट होते हैं, राइट। तो कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट या स्लो करना। उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से अपना लास्ट वाला पोर्शन यहाँ पे, जो कि होगा क्या, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नोबल इनर्ट गैस। ठीक है। इनर्ट गैस ऐड करने से क्या होगा, ठीक, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला यहाँ पे आता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि हमने नोबल गैस को या इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया। इनर्ट गैस नोबल गैस में कौन सी आएगी आपकी, जैसे हीलियम हो गई, नियॉन्स हो गई, इनको यदि हमने ऐड किया तो इक्विलिब्रियम पे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, वो हमें देखना है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, अब देखो, पहले वॉल्यूम जितना था उतना ही बाद में है। जैसे मान लो इतना हमने ले लिया, तो वॉल्यूम यदि फिक्स रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम ही रहेंगे, है ना। क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, यदि इसमें इतना है, इसमें इतना है, और हमने कहा है कि वॉल्यूम दोनों का क्या है, कांस्टेंट, तो सेम है। ठीक। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहने पर नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम भी सेम रहेंगे, है ना। जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं वो सेम रहेंगे। तो हम कहेंगे कि इसमें इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो इस केस में तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कब, जब अपना वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। सेकंड हम यहाँ पे बोल सकते हैं, कौन सी कंडीशन, एट कांस्टेंट, यदि हम कांस्टेंट प्रेशर पे हम ऐड करते हैं क्या नोबल गैसेस को या इनर्ट गैसेस को, हम कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे उस रिएक्शन सिस्टम में, तो क्या होगा। अब देखो, ऐड करने पे, है ना, देखो इनर्ट गैस रिएक्शन तो करेंगी नहीं, तो ऐड करने पे होगा क्या, वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझो, अपने पास आधा गिलास पानी है, उसमें आप आधा गिलास पानी और ऐड कर दोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा ना इंक्रीज, फुल हो जाएगा वो। तो सेम है। तो यदि हमने नोबल गैसेस को या इनर्ट गैसेस को ऐड किया, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम्स नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि रिएक्शन कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, रिएक्शन शिफ्टेड इन द डायरेक्शन, आप बोलोगे वेयर वी हैव मोर नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उस डायरेक्शन में आपकी वो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि
वो आपने उसमें जैसे नोबल गैसेस या इनर्ट गैस को ऐड किया तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, राइट। जिस वजह से क्या होगा, रिएक्शन आपकी उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो याद रखना कि जब हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे, यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे यदि ऐड करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो फिर डेफिनेटली उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें, है ना। अब आप इसमें कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि, फिर से आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे सपोज आपको हमने सैम दे दिया ए, राइट, और इक्विलिब्रियम में हमने यहाँ पे बना दिया 2NH3। और यदि आपसे पूछ लिया कि इस केस में यदि हमने इनर्ट गैस को ऐड किया तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो आप देख के बता सकते हो। देखो यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो रिएक्शन ऐड करने पे मोल्स कहाँ जाता है, रिएक्टेंट के साइड। तो रिएक्शन में यदि आपने इनर्ट गैस को ऐड किया तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, आप बोलोगे बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में आप देखोगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स जहां ज्यादा होंगे वहां पे शिफ्ट हो जाएगी, तो आप बोलोगे बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो इस तरीके से आप इसके आंसर कर सकते हो। क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि कहीं पे डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, है ना। और बेसिक से हमने पढ़ा है तो एक बार रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम से, ठीक। तो यहाँ तक एक बार रिवीजन करना, डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड आई होप कि आपको बाकी सारी चीजें क्लियर गई होंगी, तो एक बार रिवीजन करना और नोट्स बना लेना, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हैं। सेशन यदि पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर लेना। यदि आप अभी नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सो ऑल क्लियर। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।